चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एटम की साफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले लास्ट लेक्चर में जो है जो चैप्टर हमारा चल रहा था वो चैप्टर हमने खत्म किए थे, जिसका नाम था ये बेसिक, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर हमने खत्म की। अब इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी इल्म कीमिया की बुनियादी बातें हमने देखने समझने की कोशिश की। हमने बहुत सारी बातें देखी कि यहाँ पर मादे की मुख्तलिफ हालतें कौन सी होती हैं, उन मुख्तलिफ हालतों को एक दूसरे में किस तरह से तब्दील किया जा सकता है, कि कौन सी चीजें हैं जो मादे की हालतों के ऊपर असर डालती। फिर उसी तरह से हमने जो बात देखी थी वो ये थे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि जब कभी कोई दो केमिकल मिलते हैं तो वो मिलते हैं कुछ लॉज को फॉलो करेंगे, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कमियत की बका का कानून, और इसी तरह आगे की हमने चीजें देखी। फिर इसी तरह जो काफी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट था इस चैप्टर का, दैट इज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के बारे में भी बहुत सारी बातें हमने देखने समझने की कोशिश की। और पिछले लास्ट लेक्चर में हमने जो बातें देखी थी मुख्तसर, उसका वो ये था कि जब कभी कोई महलूल हम बनाते हैं, कोई सॉल्यूशन हम बनाते हैं, तो वो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन को कहा जाता है महलूल, सॉल्वेंट को क्या कहेंगे? नहीं, उसको कहा जाता है मुहल्लिल, सॉल्यूट को मुनहिल, ठीक है। तो जब कभी कोई इस तरह का बनाया जाता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो जब कभी सॉल्यूशन फॉर्म होता है, सॉल्यूशन के अंदर उसके अंदर के सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना प्रेजेंट है, उसको शो करने के लिए अलग अलग हमारे पास में इकाइयां होती। तो वो इकाइयां भी हमने पिछले लेक्चर में देखे कि उसके अंदर परसेंटेज बाय मास क्या होता है, इसी तरह मोल फ्रैक्शन, जिसको मोल कसर भी कहा जाता है, मोलारियत यानी मोलैरिटी, और मोलालियत यानी कि मोलैलिटी, इन सब के बारे में हमने बातें देखी, ठीक है। तो चैप्टर खत्म हुआ था। अब बहरहाल उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और आज नया चैप्टर हमें जो देखना है दैट इज एटम की साफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की यहां पर अगर हम बात करें तो एक बात का आपको लोगों को अंदाजा तो पहले से होगा कि मादे की सबसे बुनियादी इकाई, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? एटम। ठीक, एटम से मिलकर कोई भी मादा अगर हम ले लेंगे वो किससे बनता है? एटम से मिलकर। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का अपना एक कोई एटम होगा, ऑक्सीजन उसका अपना एक कोई एटम होगा जो कि हाइड्रोजन से बड़ा रहेगा। तो अलग अलग जो अनासिर होते हैं, ठीक है, यार एक बात हमेशा याद रखिए, जो एटम होते हैं किसके होते हैं? अनासिर के। अनासिर मतलब एलिमेंट, ठीक है। तो किसी भी उनसुर का एक अपना एटम रहेगा, और वो एटम सारी कायनात में, पूरी यूनिवर्स के अंदर हमेशा सेम रहेगा। मतलब हाइड्रोजन का जो एटम है वो सारी कायनात में यकसा रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क हमको दूसरी जगह पर नजर नहीं आएगा। कि जो हाइड्रोजन का एटम औरंगाबाद में, आप जर्मनी में जाओ या परभनी में जाओ, हर जगह पर हाइड्रोजन का एटम सेम रहेगा। इसको हमने पिछले चैप्टर में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अंदर भी देखा था, ठीक है। तो अभी यहां पर इस चैप्टर के अंदर हमें एटम की साख के बारे में देखना है, एटम की साख। अब किसी भी चीज की हमें साख देखनी है, साख मतलब क्या होता है? उसका ये स्ट्रक्चर, उसकी शक्ल, कि वो दिखता कैसा, नजर कैसे आता। किसी भी चीज की अगर हमें साख समझनी है तो साख समझने के लिए हमें दो चीजों का समझना जरूरी है, ठीक है। कि जैसा मिसाल के तौर पर ये कमरा है, कमरे की हमें साख समझनी, तो कमरे की साख समझने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना है। कमरे में एक तो दीवारें, एक दरवाजा होता है, ठीक है, छत है, ठीक, कमरे के अंदर जो है खिड़की वगैरह हो सकती है, ट्यूबलाइट है। अब ये यानी कि हमने देख लिया कि किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, किन चीजों से बना है। किसी भी चीज की साख देखने के लिए पहले तो हमें ये बात पता होना, जैसे कमरे के लिए हम दीवारें हैं, इसके अंदर भाई फर्श बिछी हुई है, क्लास में बेंचेस वगैरह रखी हुई है, बात समझ आ गई।
अब इसी तरीके से किन चीजों से मिलकर बना हुआ है इसकी समझने के बाद में एक और चीज साफ को समझने के लिए जरूरी है कि किन चीजों से बना हुआ, यह समझ लिए। अब वो जो चीजें किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, किस तरह से मिली हुई है, इसका इन चीजों का ओरिएंटेशन यहाँ पर क्या है, ये हमको समझना जरूरी होगा। जैसे मिसाल के तौर पर दरवाजा छत में लगा हुआ है कि दीवार में लगा हुआ है, दीवार में लगा हुआ है, तो ये उसका एक स्ट्रक्चर हो गया। बात समझ आ गई। पंखा जमीन पर फर्श पर नहीं लगा हुआ रहता, वो छत पर टंगा हुआ है, ट्यूबलाइट भी ऊपर है। तो इसका मतलब साफ्ट के अंदर हमको ओरिएंटेशन और साथ ही साथ क्या देखना होता है, उनकी पोजीशन, ओरिएंटेशन पोजीशन वगैरह बातें। तो कौन कौन सी चीज है, मतलब पंखा, दीवार, बेंचेस, ये सारी चीजें। और दूसरा इनकी पोजीशन यहाँ पर क्या है। इतनी चीजें अगर हम किसी भी चीज की समझ लेंगे तो हमें उसकी साख्त समझ में आ जाएंगी। तो यही बात हमको किधर अप्लाई करना है, एटम के स्ट्रक्चर के अंदर। कि एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहली बात तो हमें यह पता होना कि एटम किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। बात समझ आ गई, पहली बात। और वो उन चीजों की पोजीशन वहां पर किस तरह से है, ये दो चीजें अगर हमने समझ ली, इसका मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें पूरी तरीके से पता चल गई। दो चीजें इस सबक के अंदर हम देखने वाले बेसिकली, कि एटम किन चीजों से मिलकर बना हुआ है और उनकी पोजीशन यहां पर किस तरह से होती है। ठीक है, तो अब एटम के बारे में इतनी बातें इसकी इब्तिदा में हमने देखी। अब आगे बढ़ते कि जैसा मैंने आपको बताया, एटम की साख देखने के लिए दो चीजों में पहली चीज क्या है, किन चीजों से वो बना हुआ है। ठीक है, तो जो चीजों से मिलकर बना हुआ है उन्हें कहा जाता है जेली एटमी जर्रात या सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जेली एटमी जर्रात, ठीक है। और इन जेली एटमी जर्रात को ही कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब एक एटम को अगर हम देखें, एक एटम और कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। यानी कि एक बात हम जनरली कहते हैं कि हर मादा ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है, उसकी सबसे बुनियादी इकाई क्या होती है, एटम। लेकिन एक एटम को अगर हम देखें, पहले ये समझा जाता था कि एटम को और मजीद तोड़ा नहीं जा सकता, इट्स इनडिविजिबल, और उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद की तहकीकात में ये बात पता चली कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है, वो कुछ और चीजों से भी क्योंकर मिलकर बना है। अब वो जो चीजों से मिलकर बना है, आपने इससे पहले की जमातों में उन चीजों के नाम जरूर सुने होंगे। कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना होता है वो, नंबर एक इलेक्ट्रॉन, नंबर दो, नंबर तीन न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। वो कहां प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। बहरहाल इसके ताल्लुक से बातें और आगे आने वाली, अभी खाली हम उनका नाम देख लेते हैं। पहली बात क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। साथ ही साथ क्या होते हैं, प्रोटॉन। और तीसरी चीज न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीजों से मिलकर कोई भी एटम बनता है। ठीक है, अब यहां पर उसकी साख भी हमको समझ में आ जा रही। ये साख किस तरह से पता चलती है, ये सही है या नहीं, वो सारी बातें इंशाल्लाह आगे आएंगी। लेकिन एक जनरल साख जब कभी हम एटम की शो करते हैं तो इस तरह से उसको शो किया जाता है कि आपको यहां पर दरमियान में नजर आ रहा होगा कि दरमियान के अंदर ये प्लस चार्ज लिखा है। प्लस चार्ज मतलब कौन, प्रोटॉन। साथ में ये जो चीज आपकी, ये तो प्लस चार्ज हो गई, ये चीज क्या है, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और ये दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों मिलाकर हो जाते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि मरकज। ठीक है, एटम का वो मरकज हो गया। और मरकज के बाद कौन फिर रहे हैं टुकारी करते हुए, ये इलेक्ट्रॉन फिर रहे। ठीक है, बात समझ आ गई। तो तीन चीजों से मिलकर बेसिकली कोई भी एक एटम बनता है। ठीक है, तीन चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहां पर हमको इनके बारे में देखना है कि ये जेली एटमी जर्रात है। इलेक्ट्रॉन जेली एटमी जर्रा, प्रोटॉन जेली एटमी जर्रा, न्यूट्रॉन जेली एटमी जर्रा। मतलब ये जेली एटमी जर्रा, उनकी दरियाफ्त, दरियाफ्त मतलब डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी चैनल नहीं, क्या डिस्कवरी, उसको दरियाफ्त किस तरह से किया गया वो हमको यहां पर देखना है। तो देखिए यहां पर
न्यूट्रॉन भी अपने चैप्टर के अंदर जिनकी दरियाफ्त के बारे में डिस्कस किया गया है, वो इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त कैसे हुई और कुछ बातें आएंगी प्रोटॉन की दरियाफ्त के बारे में। न्यूट्रॉन की दरियाफ्त के बारे में ज्यादा बातें अपने चैप्टर में नहीं दी हुई, तो हम उसकी ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। जहां जितनी बात समझना जरूरी उतनी उसको मुख्तसर अंदाज में हम देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हमको क्या देखना है, दरियाफ्त कैसे हुआ, कि पता कैसे चला। ऐसा मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में ये पेन है, मैटर है या नहीं है, ये भी एटम से मिलकर बना हुआ है या नहीं है, भी एटम से मिलकर बना हुआ है, मतलब इसके अंदर भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है या नहीं है ना, पक्का कंफ्यूज दिख रहा है या नहीं, कंफर्म है, ठीक है। तो नजर तो नहीं आ रही इसमें, ऐसा हुआ नहीं कि एक आधे इलेक्ट्रॉन नीचे गिर गया, ऐसा कब होता, कभी ऐसा नहीं। तो मतलब ऐसा मादे को बड़े साइज में देखकर ये बात पता करना कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, समझ में आता है क्या। मतलब दरियाफ्त करने के लिए कुछ हमें तजुर्बा करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कौन सा एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में हम देखते हैं, बात शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त से, ठीक है। किसकी दरियाफ्त देखना है बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त, इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब किसी भी चीज को अगर दरियाफ्त किया जाता तो दरियाफ्त करने के पीछे कोई ना कोई हमेशा तजुर्बा होता है। तजुर्बा मतलब कोई ना कोई वहां पर क्या होता, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। अब इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त के लिए जो तजुर्बा किया गया था, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था, इसको आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, उसे कहा जाता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहां पर ये लिखा दिख रहा है आपको कैथोड, ठीक है, तो इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, ये एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंसदान का नाम क्या था, किसी को पता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में एक साइंसदान ने बहुत ज्यादा मेहनत किया था, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोल सकते थे, किसी को बताऊंगा तो। नहीं, वो तो एक्सपेरिमेंट का नाम होगा कैथोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। मैं साइंसदान का नाम पूछ रहा हूँ, किसी को पता है व्हाट इज द नाम ऑफ द साइंसदान, क्या नाम था अभी। अरे नहीं नहीं, आप उसका नाम बोल रहे हैं, मैं साइंसदान का नाम पूछ रहा हूँ। माइकल फैराडे, ठीक है। उसको बहुत सारे बच्चे लाड से हमारे मिकाइल जुमा साहब कहते थे। माइकल का मिकाइल हो गया, फैराडे का क्या होगा, उसको फ्राइडे करके जुमा कर देना, ठीक है। लेकिन वो माइकल साहब है, माइकल फैराडे, ठीक है। तो माइकल फैराडे वो साइंटिस्ट था जिसने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और किस चीज की दरियाफ्त के लिए ये तजुर्बा, ये एक्सपेरिमेंट किया गया, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब उसको ये वाली इमेज को अभी इग्नोर करिए, इजी लो उसको। ये वाली फोटो को जरा गौर से देखिए, कौन सी वाली, ये वाली मेरे राइट हैंड साइड पर, ठीक है, इसको। अब यहां पर अगर आप देखेंगे आपको नजर आएगा कि ये एक्सपेरिमेंट में क्या किया जा रहा है, कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक ग्लास ट्यूब, ग्लास बोले तो कांच की एक ट्यूब लिए हुए हमने, ठीक है। और कांच की एक ट्यूब में मतलब उसको यहां पर एक मेटल का पार्ट है, ये भी एक धातु का हिस्सा है, और उन धातु के हिस्सों को हमने जोड़ दिया किससे, हाई वोल्टेज। वोल्टेज पता है ना आपको, पोटेंशियल डिफरेंस, बरकी हवा का फर्क, इससे जोड़ दिया उसको, बरकी हवा के फर्क से उसे जोड़ दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस से उसे जोड़ दिया गया है, ठीक है। फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे बरकी हवा के फर्क से ताल्लुक से करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो उससे यहां पर उसको जोड़ दिया। अब वो जोड़ने के बाद में साथ ही साथ ये किया गया कि जोड़ने से पहले की बात ये समझ के रखिए कि यहां पर ये जो आपको दरमियानी हिस्सा नजर आ रहा, इस दरमियानी हिस्से के अंदर गैस रखी गई है, ठीक है। अब किसी भी चीज को अगर हम बंद डब्बा भी अगर होता ना, तो बंद डब्बे के अंदर भी कुछ ना कुछ मिकदार के अंदर गैस मौजूद होती, तो ये ट्यूब के अंदर भी क्या मौजूद रहेगी, गैस। अब हमको क्या करना है, गैस को तो वहां पर रहने देना है, लेकिन बहुत बहुत कम प्रेशर के साथ में। कैसे प्रेशर के साथ में, लो प्रेशर। अब लो प्रेशर के साथ में रखना है, मतलब गैस की क्वांटिटी अंदर कम रहना कि ज्यादा रहना, गैस की क्वांटिटी कैसे रहना, कम।
तो गैस की क्वांटिटी को कम करने के लिए गैस और अंदर डालना पड़ेंगे कि निकालना पड़ेंगे? निकालना पड़ेंगे। तो गैस हमने कहां से निकाल दी? ये यहां से हमने गैस को निकाल दिया, ठीक है। खला पंप, मतलब ये पंप, हाँ यहाँ पर हमने पंप लगाया, पंप लगाकर अंदर जो गैस की मिकदार थी वो काफी हद तक के हमने कम कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो गिलास ट्यूब इस्तेमाल किया जा रहा है उसके अंदर गैस, और गैस बहुत कलील मिकदार में, अंदर का प्रेशर बहुत कम है। और फिर हमने ये किया कि इसको हाई वोल्टेज से हमने कनेक्ट कर दिया, हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वी हमने यहाँ पर ये लगा दिया। अब जैसे यहाँ पर ये लगाया जाता है तो होता यह है कि जो कोई भी कैथोड है, कैथोड नजर आ रहा, कितना, कौन सा चार्ज है उसके पास में? मनफी चार्ज। कौन सा चार्ज? मनफी, ठीक है, हाँ मनफी। और ये मुस्बत। जो जो बात देखने में आती है वो ये कि कैथोड से कुछ रेस किधर जाती है? एनोड की तरफ। कैथोड से किधर? एनोड की तरफ। कैथोड से किधर? एनोड की तरफ। वो जाकर उधर हिट कर रही, ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ हिट कर रही। अब ये जो हिट कर रही थी, साइंटिस्ट को पहले इतना समझ में नहीं आया कि वाकई में हिट कर रही क्या नहीं कर रही, कि यहाँ पे आने के बाद में कोई ऐसा सिग्नल नहीं था कि पता चले। आती और आने के बाद में फॉर एग्जाम्पल सिग्नल हो सकता कि आवाज आए, तो हमको क्या पता चलेगा भाई एनोड यहाँ पर, ये कैथोड की रेज यहाँ पर आकर हिट करी, बोली पता नहीं चल रहा था। तो पता चलाने के लिए साइंटिस्ट ने ये किए कि ये जो कोई भी एनोड था, एनोड के अंदर क्या कर दिया, थोड़े से सुराख, ये सुराख दिख रहे हैं आपको, ये सुराख, ठीक है, एनोड के अंदर सुराख कर दिए गए, और एनोड में सुराख कर दी, और ये ट्यूब का जो पिछला वाला हिस्सा था वहां पर एक परत लगा दी। उस परत को क्या कहा जा रहा है? फ्लोरेसेंट परत, फ्लोरेसेंस लेयर उसे कहा रहा था, जो कि बनाई जाती है जिंक सल्फाइड की मदद से। जिंक सल्फाइड ये एक केमिकल है, वो केमिकल यहाँ यूज करेंगे, उसकी परत यहाँ पर लगा देंगे। ये परत से फायदा क्या होता? बाकी की सारी बातें देखिए सब सेम है, कि हमने यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा के गैस निकाल दी, ये कैथोड, ये एनोड। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सुराखदार एनोड वाली कैथोड रे, सुराखदार, ये सुराख है ये नहीं, सुराखदार एनोड वाली कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। अब यहाँ पर अगेन उसको हमने दोबारा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट से हमने उसको जोड़ दिया। तो यहाँ पर देखने में आता है कि यहाँ से क्या निकलेगी, रेस आएंगी। अब आर पार जाएंगे, यहाँ से हो सकता है कुछ टकरा जाए उसको, लेकिन कुछ कैसे जाए, आर पार। अब जो आर पार जाकर टकरा दी, आर पार जाकर जब वो टकराएंगी तो किसके ऊपर टकराएंगी? ZnS के ऊपर। फ्लोरोसेंट का मतलब यह होता कि वो एक ऐसे सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है जिसके ऊपर कोई रेडिएशन आकर टकराएंगे तो वो चमकने लगता, चमकेगा और रोशनी का धब्बा उसकी जगह पर पड़ जाएगा, ठीक है, मतलब वहां पर एक निशान हमें नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको जो पीला रंग नजर आ रहा, ठीक है, तो ये क्यों नजर आ रहा कि यहाँ पर जब लाइट आकर हिट करेंगे तो वहां पर हल्की सी क्या होने लगेंगी, ग्लो होने लगे, ठीक है, वहां पर या फिर उतनी जगह के ऊपर एक धब्बा पड़ जाएगा रोशनी का, ठीक है। तो अब ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ, इसका एनालिसिस हम बाद में करेंगे, क्या हुआ समझ में आया, क्यों हुआ वो हम बाद में देखेंगे, क्या हुआ पहले वही समझ लो। हमने उसको हाई वोल्टेज से जुड़ाया, हाई वोल्टेज से जब जुड़ाया तो कैथोड से कुछ रेज, कुछ शुआएं आगे गई एनोड की तरफ। जब वो एनोड की तरफ गई तो उसको देखने के लिए, समझने के लिए हमने एक यहाँ पर फ्लोरोसेंट परत लगाई। अब वो कैथोड की रे इस फ्लोरोसेंट परत के ऊपर आकर टकराई, जिसकी वजह से ये क्या होने लगा, रोशन हो गया, जगमगाने लगा, ग्लो हो गया। समझ होगी आगे इतनी बात में। तो अभी हमने सिर्फ क्या देखे, एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट का नतीजा, उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करते हम आगे देखते हैं। इससे हमें क्या बातें समझ में आती है वो ये कि यहां पर ये बात समझ में आती है, सबसे पहली बात तो ये कि अंदर गैस मौजूद रहती है या नहीं, अंदर गैस मौजूद है। अब गैस भी एटम से मिलकर बनी होंगी भी, क्योंकि हमको पता हर मादा किससे मिलकर बना था, एटम से, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठोस हो, माय हो या गैस हो, किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे या नहीं होंगे, होंगे। अब यहां पर होता यह है कि जब कभी इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पर जो कोई गैस है, मतलब मान लीजिए यहां कौन सी गैस है, एन, एन कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन गैस के पास अपने इलेक्ट्रॉन भी होंगे या नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे।
अब यहाँ से जो कोई भी कैथोड रे वो आके किसको टक्कर मारेगी, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को। मतलब यहाँ से टक्कर की वजह से बाहर कौन निकले, इलेक्ट्रॉन। कौन निकला, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, आगे। ठीक है, सिरात मुस्तकीम में, स्ट्रेट लाइन में वो आगे जाके, गुमराह नहीं है, वो सीधी राह पर चल रहे हैं। अब सीधी राह पर चलते भाई तो किधर टक्कर मारेंगे फिर ये, तो ये आकर टक्कर कौन मार रहा है एनोड के ऊपर, इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ गई, तो इलेक्ट्रॉन आकर टक्कर मार रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाली बात। आगे यार, ठीक, वो डायग्राम के ऊपर। अच्छा, ये डायग्राम यहाँ देखो, यहाँ पर अभी फ्लोरोसेंट स्क्रीन नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये उसकी रियल फोटो है वो एक्सपेरिमेंट की, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की। यहाँ पे जिंक सल्फाइड की लेयर लगी हुई है, और जब वो इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ टक्कर मारे तो यहाँ पर ग्लो हो रहा, रोशनी नजर आ रही। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आकर टक्कर मारे यहाँ पर। बहरहाल अब इधर देखिए, यहाँ क्या बात है, इन तजुर्बात का खुलासा जेल में पेश किया जा रहा है। कैथोड शुआएं कैथोड से निकलती एनोड की सिंथ में हरकत करती, सीधी सी बात। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, ये शुआएं बजाते खुद हमें नजर नहीं आती, लेकिन इनके तर्ज अमल का मुशाहिदा खास किस्म के मादों की मदद से किया जा सकता है। मतलब जब ये रास्ते में है तो रास्ते में जब होंगी तो हमको नजर आएंगी क्या जाते हुए, नहीं, लेकिन ये जा रही है, किस तरह से हमें नजर आएंगी, ये यहाँ पर हमने ZNS की स्क्रीन लगा दिए थे, फ्लोरोसेंट ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया था, वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वो आकर टकरा रही थी उसकी इमेज फॉर्म हो रही, उसकी वजह से रोशनी फॉर्म हो रही थी। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, बर्फी या मकनातीसी मैदान की गैर मौजूदगी में ये शुआएं खत मुस्तकीम में सफर करती हैं। अब होता है क्या कि एक रफ डायग्राम बनाता हूं, समझिए उस बात। ये मान लीजिए कोई कैथोड रे ट्यूब है, ये वाला पार्ट है कैथोड, ये वाला पार्ट है एनोड। शुआएं किधर से किधर को जाएंगी, कैथोड से एनोड। हयाल फला से हयाल फला की तरफ, क्या हयाल फला से हयाल फला की तरफ, हाँ ठीक है, हयाल फला से हयाल फला की तरफ खत मुस्तकीम में जाएंगी, बराबर। इसको क्या कहा रहा था, खत मुस्तकीम, सीधी राह पर वो चलेंगी, गुमराही की तरफ जाएंगी क्या, नहीं। ठीक है, तो अपने को इनको थोड़ा सा अगर गुमराह करना है तो गुमराह करना है तो कुछ ना कुछ बहकाना पड़ेगा। ठीक है, गुमराह मतलब सीधी राह से उसको हटाना है अपने को। ठीक है, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन में जा रही है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाना। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन से उसको हटाए किस तरह से जा सकता है, देखिए इसके अंदर कौन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता, निगेटिव, मुस्बत या मनफी, पक्की बात है, मुस्बत नहीं ना। ठीक है, कौन सा रहता, मनफी रहता, मुस्बत नहीं रहता। और आपको पता होगा कि अगर दो सेम चार्जेस आ जाए, मनफी मनफी बाजू बाजू आ जाए, मुस्बत मुस्बत आजू बाजू आ जाए, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को फेंकते, क्या करते, दूर फेंकते, मतलब उसको रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दफा करेंगे। ठीक है, करीब करीब आ गए तो वो क्या करेंगे, दफा। ठीक है, हम लोग दफा हो जाओ बोलते, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दफा। लेकिन अगर क्या करें, वो अपोजिट चार्जेस हो, एक मनफी हो एक मुस्बत हो, तो वो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चिपक जाएंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। यहां पर क्या करते हैं, रिपेल, यहां पर क्या करते हैं, अट्रैक्ट। एक सीधी सी बात है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम जैसे रहे, अक्सर चार्जेस रहे तो एक दूसरे को रिपेल। बहरहाल अब इस बात को किस तरह से यहां पर इस्तेमाल कर सकते, देखिए अभी ये कैथोड रे कैसे खत में सफर कर रही है, फस्ते मुस्तकिम सीधी राह पर गामजाने। तो अगर हमको गुमराह करवाना है, उनके ऊपर चार्ज कौन सा है, निगेटिव, तो हमको आसपास क्या करना पड़ेगा, नहीं, पॉजिटिव चार्ज लगा दो। कौन सा चार्ज लगा दिया हमने यहाँ पर, पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव। तो देखिए पहले वो घूम जब आ रही थी यहाँ पर तो कैसी डायरेक्शन में आ रही थी, बिल्कुल खत मुस्तकीम के अंदर सफर कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पे खत मुस्तकीम में सफर करेंगे क्या, नहीं। अब शैतान उनको बहका रहा, तो शैतान के बहकाव में किधर आएंगी वो, इधर। किधर आएंगी सारी रेस, इधर, ये इधर, सीधी राह से वो हट गई। जब वो सीधी राह से हट गई तो हम बोले भाई हमने तो पॉजिटिव चार्ज लगाए थे, ये क्यों बहक रही, पॉजिटिव चार्ज लगाने से जरूर उनके अंदर कौन सी फितरत है, निगेटिव वाली, इसीलिए पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई। तो इसकी मदद से हमें क्या पता चला
कि ये बरकी मकनातीसी मैदान की गैर मौजूदगी में जब बहकाने के लिए शैतान नहीं आया था तो खत मुस्तकीम में सफर कर रही थी। जैसे ही बहकाने के लिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिए, खत मुस्तकीम से वो डेविएट हो गई, हट गई, किधर चले गई, ऊपर। तो इससे हमको एक बात पता चली कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, यानी माइनस, नेगेटिव चार्ज। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये बात होगी। वही बात कि बरकी या मकनातीसी मैदान की मौजूदगी में कैथोड शुआओं का तर्ज अमल बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे कि मंफी चार्ज शुदा जर्रात निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से तवक्को की जाती है। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर मंफी चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यही हरकत कौन करती है? ये कैथोड शुआएं। मतलब कैथोड शुआएं जो कोई भी बनी हुई है, किससे बनी हुई है? वो मंफी चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन से बनी। ये इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये ई के ऊपर, ई के सर के ऊपर जो माइनस लिखा हूं, मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह कि कैथोड शुआएं मंफी चार्ज, मंफी शुदा जर्रात पर मुश्तमिल है जो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये होगा, ठीक है। अब कैथोड शुआओं की खासियतें, इलेक्ट्रोड के मादे और कैथोड रे ट्यूब में मौजूद गैस की तबाह पर मुनहसिर नहीं। इसको भी समझ लीजिए कि इसकी जो प्रॉपर्टी कि भाई ये जो कोई भी शुआएं निकल रही, हमको ये निकलती हुई शुआएं हर जगह हमको सेम मिली। मतलब हमने क्या करा, एक मरतबा यहाँ का जो कैथोड हमको मिल रहा था, कैथोड हमने चेंज करके देख ली कि भाई जो मेटल यहाँ पे यूज करे थे, मान लीजिए मेटल ए का कैथोड था, उसको चेंज करके मेटल बी का लगाए तो भी सेम प्रॉपर्टी, सी का लगाए तो भी सेम प्रॉपर्टी। फिर हमने सोचा चलो यार ये कैथोड को तो हमने बदल बदल के देख लिए, अब इसके अंदर जो हमने गैस भर रहे थे, गैस को चेंज करके देख लेते। एक बार N2 गैस थी तो एक बार कौन रख लेते? O2। एक बार किसको रख लेते? H2। एक बार He2। तो अलग अलग गैसेस रख के हमने वहां पर देख ली। He2 नहीं होता है, सॉरी, अलग अलग गैसेस रख के हमने वहां पर देख ली। तो अब गैस हम वहां पर रख रहे तो देख रहे गैस के साथ में भी जो कैथोड रे वहां पर फॉर्म हो रही, उसके अंदर भी अलग अलग गैस में अलग अलग कैथोड रे फॉर्म हो रही है क्या? नहीं, हर मर्तबा कैसी है? सेम। मतलब यहां पर कोई भी चीज लेकर आओ, मतलब अलग अलग मादा, अलग अलग अनासिर, उनमें के कैथोड रे हमेशा आ रही सेम। मतलब हर जगह के इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? सेम। हर जगह के इलेक्ट्रॉन सेम। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन छोटा रहता तो उसके इलेक्ट्रॉन दुबले रहेंगे, ऑक्सीजन बड़ा रहता तो उसके इलेक्ट्रॉन मोटे रहेंगे, ऐसा होता है कुछ नहीं। ये एटम का छोटा बड़ा रहो, एटम कैसा भी रहो, इलेक्ट्रॉन तब्दील होंगे क्या? जैसा एटम रहेंगे इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा सबके सेम रहेंगे। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये बात हमने देखी। किसी को कोई शक शुबा सवाल प्रश्न क्वेश्चन कुछ है तो पूछ सकते। क्या बातें देखे हमने, किसके दरियाफ देखे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्टार्ट से बात। जेली एटमी जर्रात के दरियाफ्त हमको देखना। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम जिन जर्रों से मिलकर बने, किस तरह से दरियाफ्त है। पहली बात किसके दरियाफ्त देखना था? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया? नहीं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, किसने किया वो? फ्राइडे नहीं, फैराडे। ठीक है, जुमा नहीं है, ठीक है, फ्राइडे बोले तो जुमा हो जाता। वो क्या था? माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे साहब थे वो पहली बार। इसी तरह से माइकल फैराडे साहब ने वो किया और इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त करके बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद होते हैं। समझ आ गई बात एक्सपेरिमेंट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रॉन के चार्ज की कमियत से निस्बत। इसका क्या मतलब है देखते हैं। दैट इज चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इसका मतलब, हेडिंग का पहले मतलब समझ लेते फिर आगे बढ़े। ठीक है, हेडिंग क्या है? चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी दरअसल ये जो दौर चल रहा था, मतलब अभी की दौर की बात नहीं कर रहा हूं, ये 1897 जो लिखा हुआ है वो दौर की बात हो रही। वो दौर ऐसा दौर था जो दौर में पूरे साइंटिस्ट की एकदम रेस लगी हुई थी, दौड़ लगी हुई थी कि एटम के बारे में डिस्कवरीज करने। हर वो एक अलग अलग थ्योरी देते चले जा रहा, कोई अलग थ्योरी दे रहा तो कोई और थ्योरी दे रहा, अलग अलग साइंटिस्ट आते चले जा रहे, वो अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे। और वो टाइम के ऊपर एक दौड़ लग गई थी, एक ने कैथोड रे किया तो सब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर रहे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग चीजें हमको बताते चले जाएंगे। जैसा पिछले चैप्टर में हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, डाल्टन का एटमी नजरिया, याद है आपको? डाल्टन का एटमी नजरिया, डाल्टन ने कुछ बातें बताई थी एटम के नजरिए के ताल्लुक से।
उसने बताया था कि एटम किससे मिलकर बनता, भाई इलेक्ट्रॉन रहते उसमें, प्रोटॉन रहते, ठीक है, और अलानी फलानी कुछ बातें उसके अंदर उसने की, ठीक। तो डाल्टन ने एक नजरिया दे दिया, उसके बाद में और कुछ नजरिए के ताल्लुक से बातें हम आगे देखेंगे। तो डाल्टन के नजरिए में ज्यादा कुछ बातें नहीं थी, ठीक है। रफ्ता रफ्ता आगे कुछ नजरिए आगे चले गए, कुछ नजरिए अच्छे थे, कुछ नजरिए गंदे थे। गंदे थे मतलब उनके अंदर की जो बातें थी वो प्रूव नहीं हो सकी, इस तरह सिर्फ नजरिया है। तो हमको देखना रहेगा कि भाई ये एक नजरिया था, ये क्यों फेल गया, फिर नया नजरिया, फिर वो क्यों फेल गया, फिर नया नजरिया। तो ऐसे दो तीन नजरिए हमको पेपर के अंदर देखने भी रहेंगे। तो जो नाकाम हुआ नजरिया किसी बातों को, हमको उसको भी स्टडी करना रहेगा। तो बेसिकली बताने का मकसद ये कि उस दौर में एक साइंटिस्ट में दौड़ लगी हुई थी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बातें बताने की। तो अब वही एटम के बारे में और कौन सी बातें पता चल सकती, तो एक बात पता किया जो साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था जे जे थॉमसन, ठीक है। क्या नाम था? जे जे थॉमसन। अब थॉमसन साहब हैं, उन्होंने एक बात पता की कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज की कमियत से निस्बत। देखिए जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर एक चार्ज आता, कितना? मंफी, ठीक है। उसके ऊपर मंफी, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की अपनी कुछ कमियत भी होंगी या नहीं होंगी? होंगी, इवन तो बहुत 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 कम, लेकिन कुछ ना कुछ तो होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, ठीक है। तो कमियत मतलब ये, अगर हम तराजू में रखकर गिने, एक तराजू में हमने रख दिया, बस प्रैक्टिकली वैसे गिना नहीं जा सकता, मिसाल के लिए बता रहा हूं, तो उसका जो कोई भी कमियत आएंगी तो उस कमियत को क्या कह देंगे? इलेक्ट्रॉन की वो कमियत है, ये उसका मास है, ठीक है। निस्बत पता किया, निस्बत मतलब क्या? रेशो। निस्बत मतलब रेशो। कौन सी दो चीजों का रेशो? इलेक्ट्रॉन के चार्ज की कमियत से, मतलब चार्ज और मास, उसे कहा जाता है, उसने पता किया चार्ज टू मास रेशो, ठीक है। मतलब चार्ज बटे मास की वैल्यू कितनी हमें यहां पर पता चलती है। मतलब एक हिसाब से अगर हम देखें, उसने ये किया कि जो एटम का पूरी जो साफ्ट होती है, एटम का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जिन चीजों से मिलकर बनता उनमें से एक है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बातें उसने हमें एडिशनल पता करके बताई। समझ में आया खालिद साहब? किसने बताई? जे जे थॉमसन ने, एडिशनल, ठीक है। तो वो बात क्या थी? चार्ज टू मास रेशो, ठीक है। अब चार्ज टू मास रेशो उसने किस तरह से पता किया, उसको हम यहां समझने की कोशिश करते हैं एक्सपेरिमेंट की मदद से, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट, ये इतने हिस्से को देखिए, ये इतना जो हिस्सा है एक्चुअली में, ये हमारा वही एक्सपेरिमेंट है जो हम इससे पहले हम देख चुके, वही एक्सपेरिमेंट। ये वाला हिस्से में क्या रखते हैं हम? कैथोड या एनोड? इधर होता है कैथोड, ये क्या होता है? एनोड, ठीक है। और जो कोई भी शुआएं हैं किधर से, कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड? कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर ये इतना वाला पार्ट आपको नजर आता है, ये इधर का पूरा छोड़ दो, इतना वाले पार्ट को देखो, ये क्या रखा हुआ है? कैथोड। वह क्या रखा हुआ है? एनोड। और ये क्या जा रही है उसमें से? कैथोड शुआएं, ठीक है। कैथोड की शुआएं उसमें से ये पास हो रही है, दिख गया, ठीक है। अब कैथोड की शुआएं जो पास हो रही, इससे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई हुई थी ZnS की, जिंक सल्फाइड की, ZnS, फ्लोरोसेंट स्क्रीन जिसे कहा जाता है, फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन भी उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने वो स्क्रीन लगाई हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर स्क्रीन है क्या लगी हुई? नहीं, यहाँ पर हमने क्यूब, सॉरी, जो ट्यूब था, ट्यूब को हमने यहाँ से क्या कर दिया, थोड़ा एक्सपांड, मतलब ट्यूब का शेप ही हमने पूरा चेंज कर दिया। ट्यूब का शेप कैसे चेंज कर दिया हमने, कि ये जो कोई भी एनोड वाला पार्ट था उसको हमने थोड़ा एक्सपांड कर दिया यहाँ पर ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर एनोड की वजह से आएंगे तो सही, लेकिन अब रेडिएशन पूरी आगे की तरफ जाएंगी, रेस पूरे आगे की तरफ जाते चले जाएंगे। बात समझ आ गई, ठीक है। ये चीज हमने की। दूसरी बात एक और, वहां पर अगर आप देखें, जो आगे का ट्यूब का मुंह खुला हुआ आपका नजर आ रहा, वहां पर दो चीजें आपको नजर आएंगी। एक क्या लगा हुआ है? मकनातीस, यानी मैग्नेट, करेक्ट। क्या है ये? मैग्नेट, ठीक।
ये फ्लोरेसेंट पर्दा मतलब फ्लोरेसेंट स्क्रीन, वो स्क्रीन के ऊपर हमें पता चलेगा कि अगर कोई रेडिएशन आकर यहाँ टकराती है, कैथोड रे, पता चलेंगे नहीं चलेंगे? अगर यहाँ आकर टकराई तो यहाँ पर निशान बनेगा, यहाँ आकर टकराई तो यहाँ निशान बनेगा, और वहां आकर टकराई तो वहां, ए बी सी वो पॉइंट हमने दिए हुए अगर आकर टकराती है तो, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दो चीजें एक्स्ट्रा लगी थी, एक मकनातीस है, ये तो पहले भी था, और दूसरी चीज यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये निगेटिव पॉजिटिव जो हमको दिख रहा, निगेटिव पॉजिटिव मतलब हमने उसको कहां रखा हुआ है, बर्फी मैदान के अंदर। आपको पता होगा ना, दो किस्म के मैदान होते हैं, मैदान बोल तो खेलने वाले मैदान नहीं, फील्ड्स, आपने फील्ड्स के अंदर पढ़े होंगे, एक होती है बर्फी मैदान और एक होता है मकनातीसी मैदान। बर्फी मैदान मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड, कि हर मैग्नेट की एक रेंज रहती और उसकी रेंज उसकी मैग्नेटिक फील्ड रहती। मतलब एक मैग्नेट है, उससे 2 किलोमीटर दूर कोई लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है, खींचेंगे उसको? नहीं खींचेंगे, उसको कहां लाना पड़ेगा, उसके करीब, उतने करीब जितनी उसकी फील्ड है। बाद में फील्ड के करीब लाएंगे तो लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, या लोहे के टुकड़े की तरफ खुद चला जाएगा, ठीक है। मतलब उसका क्या होता है, मैदान, बरखी मैदान, सॉरी मकनातीसी मैदान। उसी तरह से जो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो यहां पर अगर हम देखें, दो चीजें आपको यहां नजर आएंगी, एक है मकनातीस मतलब मकनातीसी मैदान के लिए, दूसरी चीज है ये जो आपको ऊपर का ये स्टैंड नजर आ रहा, हल्का आसमानी कलर का, स्काई ब्लू कलर, और ये येलो, तो वह बरखी मैदान, ये मकनातीसी मैदान है, बरखी मैदान। अब जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किस तरह से हमको करना है, देखो उसने क्या किया, सबसे पहला काम, दोनों भी मैदानों की गैर मौजूदगी में, ठीक है, मतलब विदाउट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि उसने वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं लगाया। मिसाल के तौर पर मान लीजिए अभी डायग्राम में जो आपको जो चीजें नजर आ रही, मैग्नेट और दोनों भी वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड वाली चीज, दोनों भी वहां से हमने हटा ली। तो जब वहां पर हटा लिए तो यहां पर ये सिरात मुस्तकीम से उस शुआ को भटकाने वाली कोई चीज मौजूद नहीं है। तो जब ये उसके गैर मौजूद के अंदर है, तो ये जो कोई भी रेडिएशन है वो डायरेक्टली जाएंगे खत मुस्तकीम में, खत मुस्तकीम में जाएंगी। तो खत मुस्तकीम में जब वो जाएंगी तो ए के ऊपर हिट करेंगी, बी पर जाएंगी या सी पर जाएंगी? करेक्ट, किधर जाएंगी, बी पर, ठीक है। उसको मैं आपकी और अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए उर्दू में लिख लेता हूं, मतलब बिना किसी मैदान की मौजूदगी, जब कोई मैदान वहां पर मौजूद नहीं है तो उसका जो खत था कैसा था, खते मुस्तकीम, क्योंकि कोई बहकाने वाला है क्या वहां पर उसे, नहीं। और कहां जाकर हिट की उसने, एट पॉइंट बी, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया कि सिर्फ एक फील्ड लगाए वहां पर, दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी कि बरखी मैदान हमने लगा दिया, ठीक है, बरखी मैदान। अब बरखी मैदान, ये जो कोई भी यहां से कैथोड रे जा रही, उसके अंदर कौन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये यहां पर जैसे बरखी मैदान हमने लगाया हुआ है, तो किधर वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे क्या नेगेटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। देखिए पॉजिटिव ऊपर है या नीचे, ऊपर है, तो फिर ये किधर जाएंगे, ए की तरफ या बी की तरफ, बी। मतलब खत मुस्तकीम से इनहराफ देंगे, सिरात मुस्तकीम से गुमराही बताएंगे, ठीक है। तो ये किधर चले जाएंगे, इनहराफ शो करेंगे, मुनहरिफ हो गई, ठीक है। और मुनहरिफ होकर वो किधर चले गई, पॉइंट ए या सी किधर, ये चले गई ए की तरफ। बात समझ आ गई? तो यहां पर सिर्फ हमने बरखी मैदान लगाया था। अब तीसरी चीज, बरखी मैदान हटा दो, अब कौन सा मैदान रखो खाली, मैग्नेटिक फील्ड, मकनातीसी मैदान। अब जब मकनातीसी मैदान रखे और बरखी मैदान को हटाए, तो देखने में आया कि इसने जो है फिर अगेन डेविएशन शो किया, और मकनातीसी मैदान के अंदर फिर अब कौन से पॉइंट पे चले जाएंगे,
एक ही बचा, अब किधर चले जाएंगी, सी, क्योंकि पहले तो बी पर जा रही थी, फिर ए की हो गई, अब किधर आएंगी, सी के ऊपर आएंगी। बात समझ आ, तो देखिए बिना किसी मैदान की मौजूदगी में स्ट्रेट बर्फी मैदान लेकर चले गए तो ऊपर चले गए, मकनातीसी मैदान लगाए तो नीचे आ गए। ठीक है, अब देखिए वो मकनातीस के लिए नहीं है, ये जो स्टैंड लगा हुआ है ना, ये उसके लिए मंफी चार्ज है। बात समझ ना, मकनातीस के लिए नहीं है वो। ओके, तो जब हमने वो नहीं लगा था तब की बात है। अब यहां पर देखिए बहुत अहम बात हमको ये समझना है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ में गौर करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। वो ये कि बर्फी मैदान में वो किधर जा रही थी, ए की तरफ। किधर जा रही थी, ए की तरफ। जब वो ए की तरफ जा रही है, ए की तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि ऊपर कौन सा चार्ज नजर आ रहा, पॉजिटिव, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। उसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। बात समझ आ गई, इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज ज्यादा, तो वो ए की तरफ भी जो कैसे जाएंगी, ज्यादा। ठीक है, उसके ऊपर चार्ज इतना ज्यादा रहेगा, ए की तरफ उसका जाना भी ज्यादा रहेगा। बात समझ आ गई। उसी तरह से दूसरी बात ये समझ लीजिए कि अगर उसका मकनातीस की तरफ जाना, अगर उसका हो जाता है मास ज्यादा, मतलब उसकी कमियत ज्यादा, उसकी कमियां ज्यादा होंगी तो वो किधर जाएंगी, सी की तरफ ज्यादा। सीधी सीधी सी बातें याद रखिए कि जो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसकी कमियत ज्यादा होती है, तो कमियत अगर उसकी ज्यादा होंगी तो वो ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट होता मैग्नेट की तरफ। ठीक है, उसके अंदर मैग्नेटिक नेचर बहुत ज्यादा जल्दी आएगा। तो यहां पर दोनों चीजें यहां पर आ गई, एक चार्ज और दूसरा मास। अब उसने जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट के अंदर ये चीज की कि उसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रहने दिया, मैग्नेटिक फील्ड को भी रहने दिया, दोनों को साथ में उसमें रहने दिया। अब देखना कि अब दोनों के अंदर मुकाबला हो रहा, दोनों भी क्या कर रहे, ये कैथोड रे को अपनी तरफ बहकाने कर लाने की कोशिश कर रहे। इलेक्ट्रिकल फील्ड उसको ऊपर बुला रही, मैग्नेटिक फील्ड उसे नीचे बुला रही, दोनों में मुकाबला आ रही चल रही है। ठीक है, तो अब दोनों के अंदर मुकाबला आ रही चल रही थी, तो जे थॉमसन ने ये किया कि दोनों की वैल्यूज को एडजस्ट करने की कोशिश की कि जो कोई भी यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसको कम करो ज्यादा करो, मैग्नेटिक फील्ड है कम हो करो ज्यादा करो, और वो कम और ज्यादा करने के बाद में उसको इस तरह से एडजस्ट किया जाए कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन टक्कर मारने के लिए आ रहे हो किधर जाए, बी के ऊपर। मतलब वहां पर बरकी मैदान भी मौजूद रहे, मकनातीसी मैदान भी मौजूद रहे, और उसके बावजूद भी कौन सी जगह पर आए, बी के ऊपर आए। अगर वो आ गया मतलब हमने दोनों को क्या कर दिया, बैलेंस। आपने वो रस्सी का खेल देखा है ना, एक रस्सी रहती, ठीक है, टग ऑफ वॉर थी, वो दो लोग उसको मतलब इधर के उधर के लोग खींचते रहते, दोनों तरफ का पावर सेम रहा तो बीच में ही रहेगा मामला है, यानी किसी एक का पावर ज्यादा हो गया तो उधर ज्यादा खींचे जाएंगे। तो यहां पर उसने ये किया कि जो कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड का पावर था और जो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का पावर था, दोनों को कैसे एडजस्ट किया, बराबर। और दोनों को बराबर एडजस्ट करने के बाद में उसने ये देखा कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन भागता हुआ आता, वो भागता हुआ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ जाता उसके चार्ज की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता उसके मास की तरफ से। अब उसके ऊपर चार्ज वाला भी असर हो रहा, मास वाला भी असर हो रहा, लेकिन फिर भी किधर जा रहा, सीधा जा रहा, तो खत मुस्तकीम में ही जा रहा। तो वहां पर उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आए हुए इन्हिराफ की मिकदार और उस इन्हिराफ को पैदा करने वाले बरकी व मकनातीसी मैदानों की कुव्वतों की दुरुस्तगी के साथ पैमाइश करके थॉमसन ने E बाय एम सी, ई डिवाइडेड बाय एम ई, सॉरी ई मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज और एम ई मतलब उसकी कमियत। ठीक है, ये क्या है, ई मतलब उसके ऊपर चार्ज, एम ई मतलब उसकी कमियत। ठीक है, यानी मास। उन दोनों का उसने रेशो पता किया और उन दोनों का रेशो कितना आया, 1.758820 इंटू 10⁻11 कोलम पर केजी। कोलम किसकी इकाई है, नहीं वो कॉपर अलग चीज हो ना चाचा, ठीक है, कॉपर वो तांबा रहता, इकाई नहीं है वो एक एलिमेंट है। ये इकाई मतलब यूनिट, उसको गिनना गिना जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो कोलम किसकी इकाई है, चार्ज की। और एम ई मतलब कमियत, कमियत को किसके अंदर गिनते, किलोग्राम के अंदर। ठीक है, तो दोनों को तकसीम किया जा रहा है, कोलम डिवाइडेड बाय
केजी। तो कोलम डिवाइडेड बाय केजी को लिख सकते हैं सर, कोलम केजी टू द पावर -1। ये आपको पता होगा ना कि अगर किसी भी चीज को नसब नुमा से शुमार कुनिंदा में अगर हमें लेकर आना है, तो नसब नुमा से शुमार कुनिंदा में लाते वक्त उसके ऊपर का जो कोई भी कुव्वत होती है, कुव्वत को मनफी में कर जाता। ठीक है, देख लो अगर किसी को नहीं पता तो मिसाल के तौर पर हमारे पास है 2/10 की कुव्वत 2। ठीक है, तो उसको लिख सकते 2 ज़रब 10 की कुव्वत -2। मतलब ये नसब नुमा में डिनोमिनेटर में, शुमार कुनिंदा न्यूमिनेटर में लेकर आएंगे तो उसकी कुव्वत जमा 2 से क्या हो जाएंगी, -2। और सेम इसी तरह से हो जाता 3/10 की कुव्वत -2, उसको लिख सकते 3 ज़रब 10 की कुव्वत 2। ठीक है, ये बुनियादी सा वहां पे उसूल है, उसको भी ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, मिटा दो ये सारी चीजें। ठीक है, कोई ऐसे मिटा देंगे। ठीक है, तो खाली आज जितना देखे उसको मैं मुख्तसर अल्फाज के अंदर रिपीट कर देता हूं, बात को हम कंक्लूड करेंगे। नया हमने सबक स्टार्ट की एटम की साख, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहली बात, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमको देखना है कि एटम किन किन से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। तो हमको उनकी दरियाफ्त के बारे में देखना है। किसकी दरियाफ्त देखी हमने, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त करने वाले साइंसदान का नाम माइकल फैराडे। जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था उसका नाम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद में ये एक्सपेरिमेंट हमने देखे। उसके फिर एक और नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जनाब जे थॉमसन साहब। उन्होंने क्या पता किया कि चार्ज टू मास रेशो, और चार्ज टू मास रेशो 1.7 इंटू 10 टू द पावर 11 इतना आ गया। ठीक है, तो यहीं पर हम अपनी बात को रोकते हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ठीक है, किसी को कोई सवाल है ऑनलाइन? जो ऑनलाइन बच्चे थे वो लिख रहे थे कि सर वॉइस ब्रेक हो रही।